अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उन पर एक नज़र। असगर खान केस का तफसीली फैसला जारी। फैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़कर सुनाया। ब्रिगेडियर हामिद सईद के बयान के 8 खुफिया पैराग्राफ्स भी मंजर आम पर आ गए। जिन्हें पैसे दिए गए हुकूमत उनसे सूद समेत वापस ले। शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए IB के फंड्स इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई होगी। तस्वुर पाकिस्तान के खालिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। फैसला आ चुका है असगर खान केस का। जितना ये शामी साहब जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, जितनी उस पर बात हुई थी, हम देख रहे हैं कि जो तफसीली फैसला है वो उससे भी ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और शामी साहब, ये 8 पैराग्राफ्स कौन से थे जो सामने आ गए? ये आपने मुझे कहा था कि 8 पैराग्राफ सामने आ गए इस फैसले के जरिए। अच्छा, वो भी मैं अर्ज करता हूँ जी। पहली बात तो यह है कि हुक्म तो सुप्रीम कोर्ट का आ चुका था, ठीक है, उसमें तो कोई इजाफा नहीं किया गया। शॉर्ट ऑर्डर जो था ना, यानी जब शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाता है तो हुक्म दे दिया जाता है, ठीक है, उसकी वजूहात बयान की जाती हैं, उन पे बहस की जाती है, उसमें कई नुक्ते वाजे होते हैं, अब हम दूर होता है और उसका रैशनल पूरा आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये जो फैसला है 141 सफ़ात पर मुश्तमिल है और एक बड़ी आईनी दस्तावेज कह सकते हैं आप। अच्छा, इसे पाकिस्तान की जो तारीख है उसका अहाता कर दिया गया है, यानी एक कूजे में दरिया बंद कर दिया गया इस फैसले में। अच्छा, देखिए पाकिस्तान में क्या होता रहा जी, कैसे इंटरवेंशंस होती रही, टेक ओवर्स होते रहे, अदलिया क्या करती रही और इंतज़ामिया ने क्या किया और फिर सदर ने किस तरीके से अपने इख्तियारात जो हैं उनमें इजाफा किया, किस तरह तजावुज़ किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या किया, DGISI क्या करते रहे, ISI को पॉलिटिकली ऑपरेट करने की इजाज़त किसने दी, ये सारे सवालात इसमें समझ दिए गए, इनके जवाबात भी आ गए। ठीक। आर्मी डिसिप्लिन क्या होता है, आर्मी के फ़राइज़ क्या हैं, उन्हें करना क्या है। ये जो कहते हैं ना कि आर्मी हाई कमान जो है डिसिप्लिन का मसला है, जी जी, तो वाजे कर दिया कि हाई कमान को करना क्या है। फिर सदर के इख्तियारात क्या हैं, सदर के 2 ओहदे रखे जा सकते हैं कि नहीं रखे जा सकते, सदर का रवैया कैसा होना चाहिए, आईन पाकिस्तान किस किस्म के सदर की तस्वीर बनाता है, दुरुस्त, ये सवालात भी इसमें आ गए। ठीक है। तो अब उसके जवाबात भी आ गए। तो ये फैसला एक यादगार फैसला है, मैंने जो इसको पढ़ा है और कई गुत्थियां इसने सुलझाई हैं। जी, देखिए मैं एक बात और वो जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे थे कि जो पैराग्राफ, वो भी मैं बताता हूँ तहम्मुल। अच्छा, वो काली अगे टोए जी, ठीक है। जल्दबाजी के अंदर गड़े आ जाते हैं। ये बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की बहाली के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट की बहाली के बाद और हाई कोर्ट्स की बहाली के बाद, परवेज मुशर्रफ दौर में जो मनसूख इनको घर भेजा गया था, जी, ठीक है, वो हुक्म खत्म होने के बाद एक इनकलाब बर्पा हुआ है। दुरुस्त, लगता यूं है मुझे कि अदलिया को तो इसका एहसास है कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ना हमारी इंतजामिया को यह एहसास है, ना हमारी मुकन्नना को यह एहसास है, ना हमारे सियासतदानों को यह एहसास है कि पैराडाइम चेंज हो चुका है। पैराडाइम चेंज हो चुकी है। उनको बदलना है अपने आप को, पुरानी रवायात जो है उनसे कतई ताल्लुक करना है, नए उसलूब को इख्तियार करना है,
जो गलतियां हो चुकी उनको फरामोश करना है, उनको दोहराना नहीं है। ठीक है। अदलिया तो इदराक कर चुकी है इसका। उसने जो फील्ड मार्शल अयूब खान के वक्त में फैसले किए, उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में किया, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में जो फैसला किया, खुद इस अदलिया के बाज़ अरकान भी उनमें शामिल थे। बिल्कुल थे। उन सब पर खत तनसीख फेर कर एक नया अहद जो है वो जन्म ले चुका है, और इसी का ये सबूत है ये फैसला भी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला आइंदा का रोड मैप है? रोड मैप है। अगर हमने जमहूरियत इस मुल्क में चलानी है। यू आर फॉर इट? यू आर फॉर इट। अच्छा। आई एम फॉर इट। अच्छा। एंड यू मस्ट बी फॉर इट। एंड एवरी पाकिस्तानी हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ही मस्ट बी फॉर इट। लेकिन बहुत सारे लोगों के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी तो है ना? नहीं, अभी तो किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले तो ये तो पता लगे ना। देखिए, पहली बात यह है, इसमें बहुत से रमूज़ और असरार आ गए हैं। वो जो हमारे ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब जी, जो 8 पैराग्राफ कहते थे, मैं उनको 9 समझा था, क्योंकि 9वें पैराग्राफ से खत्म किया था उसको। ठीक है। तो मैं समझा कि शायद 9 है। पैराग्राफ 8 थे, 9वां पैराग्राफ जो था उसमें शामिल नहीं था। ठीक है। वो भी उन्होंने पब्लिक कर दिए हैं, फैसले में आ गए हैं। उन्होंने एक राज के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किए थे। कोर्ट ने उनको कहा कि आप इनको वापस ले लें, उन्होंने नहीं लिए। तो वो उनका नुक्ता नज़र बयान करते हैं कि क्यों ये कार्रवाई बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुई, क्यों उनकी हुकूमत डिसमिस की गुलाम इसाक साहब ने जी, और फिर क्यों उनके खिलाफ ये महाज बनाया, उस माहौल को बयान करते हैं वो। बिल्कुल। और वो 8 नुकात क्या है? पहले तो बयान कर रहे हैं कि जनाब मैं तो फौज में काम कर रहा था, इंटेलिजेंस में मेरी कभी तकर्री नहीं हुई थी कि मुझे 1990 में ये हुक्म दिया गया कि आप कराची पहुंचें और आईबी के इंचार्ज वहां के मुकर्रर हो जाए। एमआई के मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली 23 जुलाई 1990 को। ठीक। अब वो कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो कत्लो गारत का बाजार गर्म था। मुख्तलिफ जमातों के लोग एक दूसरे को काट रहे थे, एक दूसरे का कीमा बना रहे थे, उनके घुटनों में छेद कर रहे थे, लाशें मिल रही थी, एक बाजार गर्म था। बिल्कुल। मैं सबसे मिला जाके, सियासी लीडरों से, ठीक है, एमक्यूएम के लीडर, पीपल्स पार्टी के लीडर, जमात इस्लामी के लीडर, और वो जो जीएसएन कौमी महाज, और वो एक पंजाबी पख्तून इत्तेहाद भी उस वक्त था, वो भी, और इस तरह के जितने अनासर वहां थे, सबसे मिला, उनसे कहा खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम खाएं और अपने आप पर रहम खाएं, ये एक दूसरे के साथ ये सलूक करना बंद करें। ठीक। उन्होंने कहा कोई मान के नहीं दिया, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, अच्छा, हमारे हाथ तो बिल्कुल साफ है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको एविडेंस जो है दिखाई, अच्छा, जो रिकॉर्ड मेरे पास था, फिर वीडियोस होंगी, ऑडियोज होंगी, टेलीफोन कॉलें होंगी। जब वो मैंने दिखाई तो उनके 14 तबक रोशन हो गए, और फिर सारे जो हैं उन्होंने अपने अपने हाथ खींचे, और मरने वालों की तादाद कहीं कम हो गई दिनों में, और कोई टार्चर नहीं किया जी, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, किसी को गोली नहीं मारी, कोई बंदूक का सहारा नहीं लिया, सिर्फ उनको नामा अमाल दिखाया कि ये हैं आपके असली चेहरे, इसलिए बाज आ जाओ, वरना ये बेनकाब कर दूंगा। शामिद साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। इस फैसले के हवाले से गुफ्तगू अभी जारी, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले शामिद साहब बता रहे थे कि ब्रिगेडियर हामिद सईद ने क्या कहा कि कराची के हालात को कैसे उन्होंने ठीक किया। वो कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो किलिंग थी वो 100 से 110 से कम होकर 20 से 30 पर आ गई रोजाना। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और दोनों तरफ के जो फरीक थे, दो मुख्तलिफ जमातों के, खासतौर पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, उन्होंने जो एक दूसरे के कैदी रखे हुए थे अपने प्राइवेट हुकूमत खानों में या जेल खानों में, उनको वापस करवाया गया, तबादला करवाया। हाँ जी। और कराची कोर हेडक्वार्टर में यह हुआ तबादला। अच्छा,
उनके यरगमाली उनके पास, उनके यरगमाली उनके पास। उसके बाद वो कहते हैं कि ये सिर्फ इसमें कोई कोर्सिव मेथड इस्तेमाल नहीं किया, परसुएशन से, नेगोशिएशन से लोगों को राग़िब किया गया। इसके बाद जो गवर्नमेंट है इसने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया मुहाजिरों के खिलाफ, पक्का किला का ऑपरेशन जो कहते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें पुलिस ने जिस तरीके से बेहमाना कार्रवाई शुरू की, तो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक ने कहा फौज को कि आप इंटरवीन करें। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में नहीं थे, वो बाहर थे मुल्क से। तो मुकामी कमांडर जो था, और फौज जो थी वो मशकों पे थी, ट्रेनें पे गई हुई थी, मुकामी कमांडर जो था उसने चौकीदार इकट्ठे किए, गार्ड इकट्ठे किए, इधर उधर से लोग इकट्ठे करके वो वहां जनाब पहुंचे और पक्का किला के लोगों को बचाया। उसके बाद जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इल्जाम लगाया कि फौज ने असला तकसीम किया है वहां। वेरी स्ट्रेंज। ठीक। प्रेस स्टेटमेंट, आर्मी हैड सप्लाइड पीओएफ मेड वेपन्स टू मुहाजिर्स, यानी अपने ही बनाए हुए हथियार हैं। अच्छा। ये मोहतरमा ने इल्जाम लगाया वहां, जो गलत इल्जाम था। इसके बाद क्या हुआ, फिर मुहाजिर राब्ता कमेटी जो थी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहा कि उनको इंडिया की तरफ देखने पर मजबूर किया जा रहा है, और इंडिया से भी ऐसे इशारे मिल गया कि ये तो हमारे पुराने सिटीजन है, अच्छा, हम तो इनका तहफ्फुज करेंगे। तो हमारे कान खड़े हो गए कि जनाब ये क्या हो जाएगा, ये मशरकी पाकिस्तान की तरह की सूरत हाल ना पैदा हो, एक सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई। ये उन्होंने सोचा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसी साल पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था आर्मी को कि उसने रेड लाइन क्रॉस कर रही है यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, एटम बम बनाने की तरफ। हाँ जी, और ये आलमी ताकतों को मुश्ताइल किया जा रहा है। ये पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। बीबीसी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि खालिस्तान मूवमेंट को कुचलने के लिए मैंने सपोर्ट किया है, इंडिया को मालूमात दी हैं। और ये सारी चीजें मीडिया पे हो रही थी। हाँ जी। और फिर उन्होंने कहा कि आर्मी जो है उसने उनसे, वजीर आज़म से पूछे बगैर अपनी सालाना जंगी मशकें शुरू कर दी हैं सिंध में। इस पर भी उन्होंने एतराज किया। और उसके साथ ही वो कहते हैं कि आज जुल्फकार के जो लोग थे ट्रेन तकरीबकार, उनको मुख्तलिफ महकमों में दर्जनों के हिसाब से मुलाजमतें दे दी गई। बहुत खूब। अब उन पर भी हमें एतराज हुआ और सिक्योरिटी मामला है। ठीक ये है। उन्होंने, उनका ख्याल है, मैं ये नहीं कहता कि ये उनकी इंटरप्रिटेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी रीडिंग दुरुस्त है। ये उन्होंने अपने बयान में ये नुकात जो हैं कोर्ट के सामने रखे जी कि ये वो हालात थे जिनकी वजह से दायरा मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट कर रही होगी प्रेसिडेंट को जी, और प्रेसिडेंट ने कार्रवाई की, जो मोहतरमा की हुकूमत खत्म की और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया कि वो दोबारा ना आने पाए। ठीक है। अब प्रेसिडेंट तो यहां है नहीं कि उनसे पूछा जाए और उनका बयान लिया जाए और कि उनकी वजह क्या थी। लेकिन जब मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि मोहतरमा को तो उन्होंने डिसमिस किया, घर भेज दिया, तहलील कर दी उनकी असेंबली, और फिर 2 ही साल के बाद नवाज शरीफ को घर भेजा मोहतरमा के साथ मिलकर। तो इन नुकात पर कौन यकीन करे और कैसे करे, बहरहाल ये नुकात मौजूद हैं। इससे आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त की सोच का अंदाजा होता है। लेकिन शाम साहब पब्लिक रिकॉर्ड है, उन आपने जो हवाले अभी दिए गए हैं इसमें एक बयान है, एक इंटरव्यू है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, ये उन्होंने कहा। अब इस तरह के हालात कोर्ट ने कहा अभी सब पब्लिक कर दीजिए। ठीक है। पहले तो कहा वापस ले लीजिए, उन्होंने कहा वापस नहीं मैं लेता, तो पब्लिक कर दीजिए। ठीक है। और उन्होंने कहा जी मैं तो जो कुछ मैंने किया वो तो मुझे हुक्म दिया गया तो मैंने किया। हाँ। और असद दुरानी साहब कराची आए थे और कराची आके उन्होंने कहा कि ये काम करना है, फला लोगों को पहुंचाने लो, फिर मैंने पहुंचा दिया। हाँ जी। और ये बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको क्या कि जुनेजो साहब के पास पहुंचे तो कहा रसीद दे दीजिए। उन्होंने दी। उन्होंने कहा भाई रसीद इन कामों में रसीदें नहीं होती, ये तो आपस के एतमाद से मामला। वेरी श्रूड, वेरी करेक्ट आंसर।
उन्होंने रसीद नहीं दी। अब इसका मतलब यह कि बाकी लोगों ने क्या रसीदें दी और क्या कहीं महफूज है? हो सकता है किसी ने दे दी हो, किसी ने ना दी। अब्दा हुसैन तो मानी गई है बेचारी। तो जुनेजो साहब के इस इनकार का जो वाकया है, जब रिपोर्ट किया गया असद दुरानी साहब को, तो उन्होंने कहा कि ही विल नॉट रिसीव अनदर ट्रंच। अगली किस्त फिर इनको नहीं मिलने वाली, वो ये पहली किस्त थी। जी शाह साहब, हमारा एक ब्रेक का वक्त आ गया है। गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मोड़ पे आ गई है कि किस तरह जुनेजो साहब ने इनकार कर दिया रसीद देने का और अगली किस्त उनकी रुक गई। बहरहाल इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही है असगर खान केस के तफसीली फैसले के हवाले से। शाम साहब, चेन ऑफ कमांड का जो क्वेश्चन है वो तो एक दफ़ा फिर खड़ा हो गया कि फ़ौज में अब चेन ऑफ कमांड का क्या मतलब होगा। लीगल और इलीगल का फैसला मतहत किया करेंगे? भाई अदालत ये कहती है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फौज के दो फराइज हैं। वो कौन से? एक, सरहदों की हिफाजत करे, ठीक है, जब उफ्ताद पड़ जाए, जंग शुरू हो, मुल्क का दिफा करे। और दूसरा, सिविल जो गवर्नमेंट है, सिविल अथॉरिटीज है, उनकी मुआवनत के लिए आए जब उसे तलब किया जाए। ठीक है। इसके अलावा कोई और रोल नहीं है फौज का। लेकिन इन दोनों कामों की तारीफ अगर करें और इनकी रेमिफिकेशंस तो बहुत डीप जाती है। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि सिविल जो अथॉरिटी है जी, वो आपको बुलाएगी ना, बिल्कुल, कि आप मुआवनत करें। उसके लिए कवानीन होंगे, तो कवानीन के ताबे आप उनकी मुआवनत करेंगे। ठीक है। तो आप उसके अंदर रहेंगे, उस दायरे में। उस दायरे में रहते हुए तो आप डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं। और जब आप सरहदों पे जाएंगे, उस दायरे में रहते हुए आप डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे काम फौज को कहे जाएं या उनके सबॉर्डिनेट्स करें या उनकी हायर अथॉरिटी उनको कहे, वो कहते हैं ये अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। कोई शख्स कोई तीसरा काम ऑथोराइज नहीं कर सकता, हुक्म नहीं दे सकता फौज को। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर है जी, वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से कोई हुक्म दे सकता है, लेकिन इस दायरे में रहते हुए। वो भी इस तरह का कोई हुक्म नहीं दे सकता। इस तरह का नहीं सकता पैसे इकट्ठे करो कि जी पार्टी को देने हैं, जी, है ना। अब ये है, अब फौज को भी असर नौ सोचना होगा, फौजी क़यादत को भी। ठीक है कि हम पहले तो कहते हैं ना, आप दोस्त भाई आप वजीर आजम को उठा के ले आए, उठा के ले आए। आप जावेद हाशमी साहब को जूते मारे, मार दे। आप ख्वाजा साद रफीक की मुश्किल कस दे। आप ये जो राना सनाउल्लाह साहब, इनकी मूछें मोड़ दे। या आप मीडिया को थोड़ा सा नहीं, है ना, कुछ करे जी, बस आप कर दे। ये काम आपके नहीं है। ये अब डिसीजन हो गया, इस ये फैसले डिसीजन में हो गया, डिफाइन करे अंडर द अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप अपने फराइज अदा करेंगे और वहां आप डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं। जंग छिड़ी हुई हो, कोई आपका हुक्म मानने से इनकार कर दे, सिविल अथॉरिटी की एड पे आप आए हो और कोई आपका हुक्म मानने से इनकार कर दे, उस वक्त ये बात होगी। ये नहीं है कि जो चाहे करवा ले, कमांडर साहब का हुक्म है वो माना जाएगा। और मिर्जा असलम बेग साहब का आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने कहा था, मैंने तो हल्फ ही नहीं लिया 173 के कॉन्स्टिट्यूशन। हजूर, उन्होंने ये लिखा है जजमेंट में, ये बहस हुई बड़ी। ये जो दस्तूर है सामने रखा हुआ, इसकी दफा 5 कह रही है हर पाकिस्तानी शहरी पर लाजिम है कि वो दस्तूर पाकिस्तान की अतात करे और उसकी हिफाजत करे। खा उसने हल्फ लिया या नहीं हल्फ लिया है या नहीं लिया, ये पाकिस्तान का शहरी होने का तकाजा है। जब तक वो पाकिस्तान का शहरी है, उस वक्त तक उसको इसका हलफ उठाना पड़ेगा। कल वो कह दे कि मैंने तो हलफ ही नहीं लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो मैं चोरी कर सकता हूं। ठीक, ये नहीं होगा ऐसा। आप जब किसी मुमलकत में रहते हैं, उसके दस्तूर के ताबे रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए दस्तूर के तकाजे क्या है।
शाम साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ वैसे जहन में आ रही है, वो ये कि जो बांग्लादेश मॉडल की बात हो रही थी कि फ़ौज प्लस जुडिशरी इकट्ठे होकर कुछ काम करेंगे, वो फिल्म तो फ्लॉप होती नज़र आ रही है। वो इसलिए कि अदालत ने वाज़ेह कर दिया है पूरी शिद्दत के साथ, नज़ीरों के साथ, इसरार के साथ, कि फ़ौज वफाकी हुकूमत के ताबे है और वफाकी हुकूमत के हुक्म पर हरकत करेगी, ठीक है, वफाकी हुकूमत के खिलाफ हरकत नहीं करेगी। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पैदा होता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जनाब आप जिनको पैसे दिए थे सूद समेत उनसे वापस लें। इसका मतलब सूद जायज़ हो गया हमारे फ़िक़्ह में अब। देखिए, जो हमारे यहाँ रवाज है वो उसमें तो जायज़ है ना। बैंकों से सूद ले रहा है, सूद दे रहे हैं, जो भी कंपनी बिजनेस करता है वो पैसे लेता है बैंकों से, तो वो सूद तो अदा करता है। और मैं एक बड़ी दिलचस्प बात कहूँ, ये जब वली खान साहब, ये मार्शल आया ना ज़िया-उल हक़ का, जी, तो खान अब्दुल वली खान ने बयान दिया और बड़ा बार बार दिया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इनके कारकुनों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत की जाए। अच्छा, और आम अदालतों में न की जाए, ट्रिब्यूनल बनाए जाए इसके। तो पूछा गया जनाब क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के फैसले तौरात के मुताबिक करते थे। तो इनकी जो तौरात है पीपल्स पार्टी वालों की, ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स है, जिसके तहत इन्होंने अपने मुखालफों को ट्रीट किया है, इनको उसी के तहत ट्रीट किया जाए। तो भाई आप सूद अगर ले रहे हैं और खा रहे हैं और तनावुल कर रहे हैं, आपके कारोबार में इजाफे हो रहे हैं, तो यहां भी निकाल दे सूद। और वो तो बहुत बनेगा शाम साहब, वो तो बहुत मकान बिक हो, जाएंगे ज्यादा लोगों हो, के। कुछ भी नहीं होगा। होगा कुछ भी नहीं, नहीं वो तो अभी जो इंडिविजुअल्स है ना, जी, जिनके नाम आए हैं, अब तो बेशुमार नाम आ गए इस फैसले में, क्योंकि जो असद दुरानी साहब के हलफनामे में उनकी वो लोगों के नाम थे जो कोर्ट ने रोके, तो वो भी सामने आ गए। अच्छा, तो बेशुमार नाम है। अब उनको मगर सिर्फ नाम लिखने से या ले देने से तो मुल्जम जो है वो मुजरिम नहीं बन जाता। शामी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदों का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है और अब ये फैसला आ रहा है। फैसले में लिख दिया गया है जी, जो आइडियल सदर था, जो एग्जाम्पल थी सदर होने की, वो तो फजल लाई चौधरी साहब थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो ये इशारे किस तरफ है? असल में जो आपने जिसको इंटरप्रेट किया है ना जी, वो जरा थोड़ा सा आपने उस तरह इंटरप्रेट कर दिया है जिस तरह हमारे उलमाए कराम हमारी फ़िक़्ह को इंटरप्रेट करते हैं। अब सारी ये सारे झगड़े बरेलवी, देवबंदी और फ़िक़्ह जाफरिया, ये सारे वहीं से इंटरप्रेटेशन से निकले हैं ना। ठीक है, देखिए बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी दुनिया में जहां पार्लिमानी निज़ाम है, या बादशाहत है और या जमहूरी सदर है, इलेक्टेड सदर है। अगर बादशाह है तो भी वो हुकूमत के मशवरे का पाबंद है, वजीर आजम के। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट है, बादशाहत खत्म हो चुकी है, तब भी वो मशवरे का पाबंद है। हर जगह जहां जहां पार्लिमानी निज़ाम है, खा वो बरतानिया है, वो आयरलैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हर जगह सदर जो है वो वजीर आजम के मशवरे का पाबंद है। ठीक है। और जो हमारे यहाँ बार बार तरमीमें हुई, सदर के इख्तियारात में इजाफा हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल दस्तूर था 1973 का, जिसके बनाने वाले जो थे वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके रफ़क़ा थे और दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा थे, उन्होंने वजारत उज़्मा संभाली उस दस्तूर के ताबे, और उस दस्तूर के ताबे फजल लाई चौधरी साहब को सदर मुकर्रर किया जी। उसके बाद फजल लाई चौधरी साहब ने किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया और वजीर आजम के मशवरे के पाबंद रहे जी। अब जब दस्तूर असली शक्ल में बहाल हो चुका है, फौजियों की डेविएशंस खत्म हो चुकी हैं, इन हराफात खत्म हो चुके हैं, तो सदर वैसे का वैसा हो जाएगा जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंसीव किया था, फजल लाई चौधरी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए ये तो वो कह रहे हैं, ये रोल है उसका जी, ये सदर को ऐसा होना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सदर मुमलिकत के हवाले से। शामी साहब,
वो बात हो रही थी कि फजल चौधरी, अब अगर सदर, अब मैं अपना सवाल जरा रिफ्रेज कर लेता हूँ, अगर सदर वैसा ना करे जैसा फजल चौधरी साहब फरमाया करते थे तो फिर उसको कैसे पकड़ा जाएगा? देखिए, असल अहम सवाल यही है कि सदर पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कोर्ट ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी तफसील से इस पर बहस कर दी, पूरी दुनिया की नज़ीर दे के एक बाकायदा एक रिसर्च पेपर लिख दिया। ठीक है। और ये भी कहा कि ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है सदर। अब ये भी अजीब जो सी नहीं, बात है। आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन ओहदों को इस्तिस्ना है इससे, वो उनमें सदर नहीं आता। ठीक है। वजीर आजम, स्पीकर, वजीर, उनको इस्तिस्ना है, सदर और गवर्नर नहीं है उनमें। ठीक। वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, तब भी वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और रवायतें भी मौजूद है, दस्तूर भी मौजूद है, उनकी सारी उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दी। अब असल सवाल यह है कि अगर सदर साहब इसको ना माने, या कोई सदर, यानी मौजूदा सदर की बात नहीं, कोई सदर इसको ना माने तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तो असल में बात यह है कि सदर जो है वो जवाबदेह है पार्लियामेंट को। ठीक है। सदर अदालत को जवाबदेह नहीं है। जब क्लिंटन के खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक उनका जुर्माना हो गया, बिल्कुल हुआ, और वसूली हो गई इसकी, तो फिर वो मामला गया उनकी इम्पीचमेंट के लिए। ठीक है। इम्पीचमेंट में केस उनके मुखालिफ हार गए, वो जीत गए, इम्पीच नहीं हुए। यानी अदालत में सदर हार भी जाए, हाँ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के जरिए ही, सिर्फ मुआखजा। ये हमारा दस्तूर तो यही कहता है। अब इसकी कोई इनकलाबी तशरीह जो है वो हो जाए तो वो दूसरी बात है। पैराडाइम शिफ्ट तो हो चुकी है ना, मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा हूं। हाँ। तो इस वक्त तक की जो समझ मेरी है वो तो ये है, यानी एज ऑफ टुडे यस, सदर को कोई परेशानी को बहुत बड़ी इससे लाहक नहीं, नहीं मुझे नहीं होती। पता परेशानी होगी, मैं तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहा हूं आपको। ठीक है। देखिए, बात ये है, हाँ आगे चलो। शाम साहब, मेरे जहन में एक सवाल है, वो जो इन्होंने आखिर में लिखा है कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट हटाने के लिए जो पैसे इधर उधर किए गए, अब उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ना कहें, आप उसे पंजाब हुकूमत कहते हैं। ठीक है। एक अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, यह खबर छपी थी, कितने करोड़ रुपए, कितने 27 मोर देन 270 मिलियन रुपीज टू बी, ठीक है ना, जी, 27 करोड़ रुपए जी आईबी के फंड से निकाले गए हैं सूबे में नई हुकूमत बनाने के लिए। दुरुस्त। अब उसका नोटिस ले लिया कोर्ट ने, और उनके जो एडिटर साहब हैं, रिपोर्टर हैं, वो पब्लिशर हैं, उनको बुलाया कि जनाब आइए, हमें सबूत दीजिए। कुछ उन्होंने पेश किया सबूत, कुछ नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा है कि इस पर भी अलग मुकदमा चलेगा, इसको इस मामले से डीलिंक कर दिया जाए, और यह भी देखा जाए कि 27 करोड़ रुपया इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो मुकदमा अलहदगी में चलेगा, अलहदगी से। अच्छा, इस जैसे इस फैसले ने घेरे में लिया PMLN को, तो वो मुकदमा जो है किसी और को घेरे में ले लेगा। अब मुझे नहीं पता कि घेरे में लिया कि नहीं लिया। देखिए, बात यह है कि अब तो तहकीकात हो तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो। देखिए, हम तो हकायक जो एज इट इज हमें नजर आ रहे हैं ना, उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। PMLN कह रही है करिए जनाब तफ्तीश, नवाज शरीफ साहब ने कराई, IFI साहबा आ जाओ कर लो तफ्तीश। ठीक है। अब क्यों कहा, कैसे कहा, इस पे हम बहस नहीं करते फिलहाल, तो कहा है उन्होंने जी। तो जो तफ्तीश करेगी FI तो पता चलेगा। शाम साहब, रजिस्ट्रार, इसमें बहुत नाम है वैसे, मसाला बड़ा है आपके लिए। हाँ, इसमें एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, आप पढ़ के सुनाए तो पूरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। शाम साहब, ये फैसला क्या कोई भी कभी किसी अदालत को जरूरत पेश आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वर्डिक्ट जो है पढ़ के सुनाए, डिक्लेयर करें? देखिए, फैसला तो आ चुका था ना। आमतौर पे ऐसे होता है कि फैसला होता है तो अदालत उसको पेश, अदालत में इजलास होता है, अदालत देती है उसको, और बाद औक़ात जारी भी कर दिया जाता है, क्योंकि ऑर्डर तो आ चुका, शॉर्ट ऑर्डर। अब उसके बाद डिटेल जजमेंट आया जी। लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि हमारे डॉक्टर फ़कीर हुसैन साहब जो हैं वो भी बड़े माशाल्लाह होनहार रजिस्ट्रार हैं, तो जरा कुछ उनको भी कहा, उनको भी जरा रवा हो जाए। उन्हें भी यह के बाद दीगर एक्सटेंशन भी मिली हुई, एक्सटेंशन मिली हुई। देखिए, आखिर उनको चहेते हैं हमारे, उनके, हमें इस पे क्या एतराज है भाई, नहीं, हमने उनकी जगह लेनी है। नहीं, इतराज तो नहीं। और अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, जी, कोई थोड़ा सा तस्वीर छप गई है, कोई टीवी पे आ गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उनको खैर मकदम किया जाना चाहिए उनका, कि आइंदा भी वो टीवी पे आते रहे, आइंदा भी आते रहें। और इस तरह जनाब हमारी
खबरों का मौजू बने रहें, ठीक है। और उसके बाद वो अगर प्रैक्टिस करें तो अल्लाह करे वो भी खूब चले। क्या वो एंकर बन जाए? नहीं, वो प्रैक्टिस करेंगे कोर्ट में। शाम साहब, मेरा ख्याल है वो वकील तो होंगे, लॉ किया होगा उन्होंने। इसकी जरूरत क्या इसलिए पेश आई? वो जो बयानात का तबादला 2 दिन पहले हुआ था, देखिए उस तनाजुर में आप जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी ठंडे दिल से ये फैसला पढ़ना चाहिए, ठीक? अच्छा। और ये देखना चाहिए कि इस फैसले की रोशनी में क्या इकदाम किए जा सकते हैं। देखिए, कब तक हम पुरानी लकीरें पीटते रहेंगे, मैं तो बार बार कहता हूं, ठीक है, लेकिन हमें मुस्तकबिल को दुरुस्त करना है, और मुस्तकबिल के हवाले से ये फैसला एक अपनी अहमियत रखता है। मसलन क्या, इसके क्या असरात हो सकते हैं? मसलन इसमें ये फौज जो इंटरवेन नहीं कर सकेगी, ठीक है, कोई अदारा फौज को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा सियासी मकासद के लिए। आप मुझे बताया 75 में भुट्टो साहब ने सेल बनाया ISI में, उसके बाद कितनी हुकूमतें आई हैं? बहुत सारी। किसी ने खत्म किया? नहीं किया। आज जितने भी हमारे जमहूरियत के अलमबरदार हैं सब हुकूमतें कर चुके हैं, किसी ने खत्म नहीं किया, इस्तेफादा करते रहे। तो आप कोई तो अब आए ना, ये भी तो दस्तूर की खिलाफ वर्जी है ना। आप अफवाज पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए। ठीक। शम साहब, एक शॉर्ट ऑर्डर में एक बात हुई थी कि FIA तफ्तीश करेगी, और उस वक्त भी कुछ लोगों ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि इसमें तो यूं लगता है जैसे मुजरिम साबित हो गया। आपने बताया सईद सिद्दीकी साहब के हवाले से। देखिए, वो तो आप किसी वक्त फिर बहस करेंगे। देखिए, अब तो FIA तफ्तीश करेगी। क्या अब भी करेगी इस फैसले के बाद भी? नहीं, तफ्तीश करनी इंडिविजुअल से। हाँ, इंडिविजुअल से कि आपको पैसे मिले या आपके नाम पर किसी ने तनावुल कर लिए। अच्छा, ये भी तो होता है ना। यहां कौन पूछने वाला होता है? जो ले जाने वाला है वही जेब में डाल ले। ये खुफिया ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं। ये तो हमारे जो नामा अमाल खुल रहे हैं ना, जब हशर में जाएंगे ना जी, हम कहेंगे ओहो ये काम तो हमने नहीं किया। वो हाथ बोलने गए, हुजूर आपने ये फरमाया है। टांगे कहेंगी, पाँव कहेंगे, आंखें कहेंगी, कान कहेंगे, ऐसे ही होगा। शाम साहब, इस फैसले के हवाले से हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। मेरे एक जहन में भाई अल्लामा इकबाल के बारे में बिल्कुल बात बात, नहीं है। उससे पहले एक छोटे सवाल का जवाब। शाम साहब, आफ्टर दिस वर्डिक्ट क्या हम ये समझे कि ISI इज अंडर सिविल कंट्रोल नाउ? नहीं, सिविल कंट्रोल का मसला नहीं है। ISI सिविल कंट्रोल में तो पहले थी। हमारे वो असलम बेग साहब ने नहीं कहा, पहले जॉइंट जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थी ना, जी जी, उसको आंसरेबल होती थी। ठीक है। जब इसमें सियासी सेल बनाया गया और इनको काउंटर इंटेलिजेंस के अलावा भी इनकी जिम्मेदारियां लगा दी गई अपने मुखालिफों पर, और इनके जरिए उम्मीदवारों को पैसे दिए जाने लगे, उनको असर रोक इस्तेमाल होने लगा। पहले भी होता रहा, बाद में भी होता रहा। तो फिर जनाब अब तो फिर मसला ऐसा उलझ गया ना जी। तो अब ये अगर सिविल कंट्रोल में हो तो और मुज़र है, और आर्मी के पास हो तो और मुज़र है कि आर्मी के, देखिए ना, अब आदमी तो होता है जर्नैल, जर्नैल तो जवाबदेह होता है, उसकी प्रमोशन सारी उसकी तनज़्ज़ुली तरक्की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, और इधर वो कोर्निश बजा लाता है वजीर आजम को। वजीर आजम उससे डरता रहता है और वो वजीर आजम को डराता रहता है। अब देखिए आपने वो मेमो कमीशन उनके पूछे बगैर जनाब गए थे ISI के चीफ, ठीक है, अपनी हुकूमत के खिलाफ मवाद इकट्ठा करते फिर रहे थे। तो उनको अब रहना पड़ेगा कानून के दायरे में, और कानून के दायरे में अगर नहीं रहेंगे तो फिर DG भी जिम्मेदार, और ब्रिगेडियर भी जिम्मेदार, और कर्नल भी जिम्मेदार, और मेजर भी जिम्मेदार। होशियार। अल्लामा इकबाल शाम साहब, आज उनका यौम विलादत। भाई अल्लामा इकबाल तो अब जाहिर है कि तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक थे। और जब देखिए, मैं किसी बात करूं, जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई ना, तो कायदे आजम ने कहा कि इकबाल अगर आज जिंदा होते तो कितने खुश होते। वाह। और कायदे आजम ने जो कायदे आजम के नाम इकबाल के खतूत थे जी, वो तो कायदे आजम को आए थे, वो मिल गए। जो कायदे आजम के खतूत उनको थे वो नहीं मिल सके, वो जाया हो गए। तो जब वो छपे किताबी शक्ल में, कायदे आजम ने मेरा ख्याल दिबाचा लिखा है शायद उसका, उन्होंने कहा कि इकबाल जिस नतीजे पर पहुंच चुके थे बहुत पहले, बिल आखिर मैं भी उसी नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं इस अंदर नहीं रह सकते जी, इस मुल्क के जी, इनका कोई अलग इंतजाम होना चाहिए। कायदे आजम ने यह खराज अकीदत पेश किया है, यानी पहले वो इस नतीजे पर पहुंचे थे और फिर कायदे आजम भी पहुंच गए। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और ये हफ्ता भी ख़त्म हो गया, तो आइंदा हम मिलेंगे
मंडे को, और मंडे को आपसे दोबारा सोमवार को आप देखिए, आप अंग्रेजी बोलना छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। आइंदा हम पीर को मिलेंगे आपसे और इसी वक्त इसी जगह से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।